हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका आप सबको बहुत इंतजार था। एक ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में शायद नहीं आता है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ा दिक्कत करता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता प्लस क्या करें माइनस क्या करें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका गलत हो ही नहीं सकता। एक एक चीज मैं आपको इतने डिटेल में समझाने वाला हूं कि भाई ये क्यों प्लस हो रहा है, ये क्यों माइनस हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है। सब कुछ आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। समझ में नहीं आएगा तो खुशी खुशी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ या ना, डील? चलो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है। राइट, हमने स्टार्टिंग में ये समझा था कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब था कि भाई जो एक्टिविटीज आपकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आती वो सारी एक्टिविटीज आपकी कहाँ आती है? ऑपरेटिंग में। सर ये क्या बात हुई, ये कौन सा मीनिंग है? बिल्कुल सही बात है, ये कोई मीनिंग ही नहीं है। राइट, तो थोड़ा समझते हैं कि ऑपरेटिंग में क्या आता है। लेट्स से आपने एक बिजनेस शुरू किया। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आप कर रहे थे फ्लाइंग कार्स। ऐसी कार्स आप बनाना चाहते हो, ऐसी गाड़ियां जो उड़ने लग जाए, बनने वाली है भाई। फ्लाइंग कार्स आपको बनानी है। तो अब देखो, फ्लाइंग कार्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो आप एक्टिविटीज करोगे, फैक्ट्री में आप उसका प्रोडक्शन होगा, ऑफिस में कुछ काम होगा, आईटी का कुछ काम होगा, टेक्नोलॉजी का कुछ काम होगा, किसी को आप सैलरी दोगे। तो बेसिकली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो ना, वो सब आपका क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कार की मैन्युफैक्चरिंग, कार की सेलिंग, उसका एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ऑफिस को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, टेक्नोलॉजी, एचआर। तो ये क्या है? जो भी आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है वो सारी आपकी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। राइट, देखो अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, आर द मेन और द प्राइमरी एक्टिविटीज, जो मेन बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो आपकी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कार्स को बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे। आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है कार को मैन्युफैक्चर करके बेचना। तो दिस इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग। यही एक्टिविटीज है जो आपको पैसा कमा के देंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज अदर देन द फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी आपकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आती वो कहाँ आती है? आपकी ऑपरेटिंग में। सिंपल सा मतलब था। ठीक है, एग्जांपल्स में रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको सेल कर दोगे, ऑपरेटिंग है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, मान लो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हो तो सर्विसेज दे रहे हो, क्या है? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने डेटर्स को कुछ सामान बेचा था उधार पे। ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपके जो डेटर्स होते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, उनसे पैसा मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये सारी जो मैंने लिखी है, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पे करना, इनकम टैक्स पे करना, ये सब आपके क्या होती है? ये सब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। बेसिक सा मीनिंग था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन काम क्या है? मेन काम है कि भाई कैश फ्लो निकालना। आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनसे कैश फ्लो निकालना, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के दो मेथड्स होते हैं। कौन से होते हैं वो दो मेथड्स? पहला मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में नहीं है सर, एक बार थोड़ा सा बता दो। देखो, डायरेक्ट मेथड का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट था। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ, जैसे आपने गुड्स बेचे, पैसे मिले, डेटर्स ने आपको पैसे दे दिए, तो ये क्या है? आपका कैश इनफ्लो ऐड कर दोगे। जो भी आपने पेमेंट करी, आपने गुड्स परचेज करे, पैसे दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, पैसे दिए, सैलरी पे करी, पैसे दिए, एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए, जो भी आप पैसे दे रहे हो वो कैश आउटफ्लो। डायरेक्ट में सिंपल था, जो पैसा आया उसको डाल दो, जो पैसा गया उसको डाल दो, आपका कैश फ्लो निकल गया। कितना आसान था। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आसान चीजें थोड़ी पढ़ाएंगे आपको। राइट, तो डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट। भाई इनडायरेक्ट बताओ, उल्टा पुल्टा करके कैसे निकालना है वो हमें बता दो। सीधा नहीं पकड़ना हमें, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके पकड़ना है। इनडायरेक्ट मेथड हमें बता दो। अच्छा ठीक है, राइट। सो इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है ना? इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि आप ये नहीं देखते कि पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। नहीं, आप शुरू करते हो नेट प्रॉफिट से। किससे शुरू करते हो? नेट प्रॉफिट से। यहां लिखा मैंने नेट प्रॉफिट। क्यों सर नेट प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे, ठीक है, 5-7 मिनट सिर्फ सुन लो। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब है आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखते हो? जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं,
एक्रूअल बेसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? आपके एक्रूअल बेसिस पे। अब एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जिन्होंने क्लास 11th में मौज मस्ती करी है, ठीक है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है आप ये नहीं देखते कि आपने पेमेंट कितनी करी है, आप ये देखते हो कि इस साल का एक्सपेंस कितना है, बेशक वो पे किया हो या ना किया हो, वो सारे एक्सपेंसेस आपने ले लिए, ठीक है, सारे लॉसेस ले लिए, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ, जो भी आपके लॉसेस हुए, उसके बाद जो आपकी इनकम आती है, जो आपका रेवेन्यू आता है, उसको लेते हो, ठीक है, बेशक पैसे मिले या नहीं मिले, अगेन एक्रूअल बेसिस पे, उनको माइनस करते हो, आपका नेट प्रॉफिट आता है। अब देखो नेट प्रॉफिट जब आपका आया तो इस नेट प्रॉफिट में आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑलमोस्ट इंक्लूड होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशंस का खर्चा है और जो बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा मिला, मतलब सेल, है ना। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करता हूं तो आपने गुड्स बेच के जो पैसा कमाया मतलब सेल, वो भी आपके नेट प्रॉफिट में आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते हो जितने भी खर्चे होते हैं, जो ऑपरेटिंग वाले खर्चे होते हैं, जैसे कि ऑफिस में सैलरी पे करना, उसके बाद प्रमोशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का, गुड्स परचेज करा, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपके क्या होते हैं? ऑपरेशंस वाले खर्चे, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सब आ जाता है। इसीलिए मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? नेट प्रॉफिट से, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटीज ऑलमोस्ट इंक्लूड होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि सिर्फ ऑपरेटिंग वाली आइटम नहीं होती है, नॉन ऑपरेटिंग वाली भी होती है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब मान लो आपने कोई एसेट बेचा, उस पर लॉस हो गया, अब लॉस हुआ, जितना भी लॉस होता है आपको पूरे साल में, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो। तो क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग है, वो तो इन्वेस्टिंग में पड़ा है। अगर एसेट बेच के लॉस वगैरह हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, अब खर्चा तो है ना, हाँ है ना, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो खर्चा तो है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग में पढ़कर आया कि भाई अगर आप लोन पे इंटरेस्ट पे करो तो फाइनेंसिंग है। तो ये सारी क्या है? ये सारी नॉन ऑपरेटिंग है। जो एक्टिविटीज ऑपरेटिंग नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होती है वो क्या है? आपकी नॉन ऑपरेटिंग है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो नेट प्रॉफिट में बहुत कुछ है, मतलब ऑपरेटिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो ये क्या करना है हमें? इसमें हमें क्या करना है? हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, बिल्कुल एडजस्टमेंट्स करनी है, ताकि हम कहां तक पहुंच जाए? नेट प्रॉफिट से हम पहुंच जाए अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तक। कैसे पहुंचेंगे वही हमें सीखना है। ये जो जर्नी है नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो तक, यही हमें इस टॉपिक में सीखना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत यह है कि वो ये नहीं देखता कि पैसा कितना मिला, पैसा कितना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं बनता, राइट। मान लो डेप्रिसिएशन है, क्या है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन में कोई पैसा गया क्या? आया क्या? नहीं। कैश फ्लो हुआ क्या? नहीं। तो वो क्या है? नॉन कैश आइटम। आपका क्या है? वो नॉन कैश आइटम है, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है। तो आपके नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग आइटम है, मान लिया, लेकिन उसके साथ नॉन ऑपरेटिंग भी है, उसके साथ नॉन कैश भी है, तो मुझे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। बात समझ में आ गई? तो मैं शुरू कहां से करता हूं, देखो, राइट। तो मेरा जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से, राइट, कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या है। देखो, तो पहली बात, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है वो आपका होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या होता है आपका? भाई टैक्स वैक्स जो भी एक्सपेंसेस है सबके बाद, आफ्टर टैक्स, ठीक है। मतलब जो आपका इस साल का टैक्स वगैरह था वो सब आप माइनस सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद का नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्कशन हम किस पे करेंगे? पहली बात तो टैक्स पे करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो कि टैक्स में क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है। तो पहली बात, पहली डिस्कशन टैक्स पे, ठीक है। अब टैक्स का मतलब क्या है आपका? यहाँ पे टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। क्या मतलब है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या होता है कि भाई बिजनेस ने जो भी पैसा कमाया है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, उस पर आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है ना। मान लो 1 लाख रुपए कमाया तो 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे आपको किसको देने होते हैं? गवर्नमेंट को देने होते हैं, बिल्कुल सही, जिसको हमने क्या बोला? इनकम टैक्स। अच्छा ठीक है। अब बात क्या होती है कि इनकम टैक्स आप कब पे करते हो? ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुननी है बस आपको, ठीक है। मान लो ये आपका एक साल है, 1 अप्रैल 2020, और ये है आपका 31 मार्च 2021। दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। आपने इस साल अच्छा खासा पैसा कमाया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने पैसा कमा लिया, बिल्कुल कमा लिया। मान लो आपने प्रॉफिट कमाया,
आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कितना, 1,00,000 रुपए 31 मार्च तक। अच्छा जी, ठीक है। अब बात यह है कि जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है, जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत ही अलग तरीके से होती है, राइट। एक बहुत ही अलग उसका तरीका है टैक्स को कैलकुलेट करने का। तो 31 मार्च को आप टैक्स को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, टैक्स को कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक ऑडिट होता है, सीए जाते हैं, आपके बुक्स को चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो कब होता है? वो आपका 31 मार्च के बाद होता है। कब होता है? 31 मार्च के बाद होता है। मान लो सितंबर तक होता है, मान लेते हैं। कब तक होता है आपका? सितंबर तक। 3-4 महीने लग जाते हैं आराम से, सितंबर तक आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है, टैक्स की पेमेंट होती है। अब दिक्कत ये है कि भाई आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो 31 मार्च तक की कर रहे हो, आप जो कैश फ्लो बना रहे हो वो 31 मार्च तक का बना रहे हो, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब बात क्या है कि भाई जो टैक्स मुझे एक्चुअली में पे करना है वो मैं कब कर रहा हूं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। कब पे कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल सही। अब 31 मार्च को मुझे एक एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना ही है। क्यों करना है? आपको पता है कि आपको टैक्स पे करना है, कितना करना है ये अभी नहीं पता। आप मान लो आप 31 मार्च को खड़े हो, 31 मार्च को आपको पता है ना कि आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, कितनी करनी है अभी ये नहीं पता। इसीलिए ऐसे एक्सपेंसेस के लिए आप क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन। क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब टैक्स का खर्चा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? आपको पता है ना कि टैक्स की पेमेंट होनी है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। अगर एस्टिमेशन बेसिस पे करना है तो एस्टिमेशन बेसिस पे कर लो। इसलिए आपने क्या बनाया? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब ये है कि ऑन एन एस्टिमेशन बेसिस आपने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई इतना टैक्स का खर्चा बनेगा, हाँ या ना? और ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। आप इसको डेबिट साइड पर लिखते हो टू प्रोविजन फॉर टैक्स। खर्चा है ना भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपने टैक्स का एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया पूरा कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। क्या इतना ही टैक्स आपने पे करा? नहीं करा। आपने पे करा क्या? नहीं। पेमेंट कब होती है? अगले साल। कब होती है? अगले साल। 31 मार्च तक तो आपने पे ही नहीं करा। 31 मार्च को आपने क्या क्रिएट कर लिया? अपना एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया। क्या मुझे एक बात बताओगे आप कि क्या प्रोविजन फॉर टैक्स में कोई भी कैश फ्लो हुआ? क्या कोई भी कैश फ्लो हुआ? कैश का लेना देना हुआ क्या? आया गया क्या? नहीं। ये तो आपने नॉर्मली एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश। क्या है? कैश का तो इन्वॉल्वमेंट आपका 31 मार्च तक हुआ ही नहीं। इस पूरे साल में क्या आपने ये प्रोविजन फॉर टैक्स पे किया? नहीं। कब पे करोगे? अगले साल। भाई वो तो फिर अगले साल में कैश फ्लो हुआ है ना। कैश फ्लो तो अगले साल का है, क्या इस साल का है? नहीं। इसलिए मैंने क्या निकालना है? इसलिए मैंने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, किसके लिए? करंट ईयर के लिए। जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया इसको हटाओ, क्योंकि कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं है। क्या आपने इतना टैक्स पे किया? क्या नहीं किया? कैश फ्लो ही नहीं है। यस और नो? राइट। सो टैक्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनको आपको हटा देना है, राइट? बात समझ में आई? इसका दूसरा रीजन ये है कि अभी आप क्या दिखा रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए? अभी आप ये कह रहे हो कि यार टैक्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे ना वो मैं एंड में दिखाऊंगा, मुझे स्टार्टिंग में नहीं दिखाने। मुझे स्टार्टिंग में टैक्स की एडजस्टमेंट्स दिखानी ही नहीं है। जो आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट है वो क्या कहता है कि भाई टैक्स जो है वो आपका एंड वाला आइटम होता है, सबसे लास्ट में दिखाते हैं टैक्स को, राइट? तो स्टार्टिंग में मुझे टैक्स का कोई भी इफेक्ट लेना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करोगे? जो आपने ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था इसको ऐड कर दोगे। क्यों ऐड करोगे आप ऐड इसलिए करोगे क्योंकि आपने इसको क्या किया था? एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, मतलब प्रॉफिट में से माइनस किया था ना। अगर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका मतलब तो यही है ना कि आपने क्या किया? उसको प्रॉफिट में से माइनस किया। अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा ना। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप हटा रहे हो। मुझे टैक्स की एडजस्टमेंट अभी चाहिए ही नहीं। पहली बात ये समझ में आ गई, राइट? ठीक है। दूसरी बात, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। ध्यान से मेरी बात सुनो।
क्या होता है, इनकम टैक्स रिफंड। देखो मुझे आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ानी है, वीडियो छोटी हो या बड़ी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो इनकम टैक्स रिफंड का मतलब क्या होता है। अब होता क्या है कि जब आप टैक्स पे कर देते हो, क्या पे कर देते हो, कई बार होता यह है कि टैक्स की पेमेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जितनी होनी नहीं चाहिए थी। तो उस केस में जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो रिफंड कर देता है कि भाई आपने ज्यादा पेमेंट कर दी है, इतना टैक्स बनता नहीं था, तो ये लो अपने एक्स्ट्रा पैसे, जो आपने एक्स्ट्रा पैसे करे हैं वो अपने वापस पकड़ो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिफंड। आपको पैसे वापस मिले तो इसका मतलब आपको पैसे मिले हैं ना, कैश इनफ्लो है, पैसा मिला, राइट। तो इनकम टैक्स रिफंड भी एक तरीके से आपकी क्या हो जाती है, इनकम। भाई पैसे मिल रहे हैं, हाँ या ना, क्या हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो आपकी इनकम हो जाती है। तो इनकम टैक्स रिफंड को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हो, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हो, क्रेडिट, सारी इनकम क्रेडिट होती है। यस और नो, क्योंकि मुझे अभी टैक्स की कोई एडजस्टमेंट कंसीडर ही नहीं करनी। क्या मुझे कंसीडर करनी है, नहीं, टैक्स का जो एक्सपेंस था उसको हटा दिया, प्लस कर दिया। टैक्स की जो इनकम आपकी आई है, जिसको मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स रिफंड, इसको आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ तो मतलब प्रॉफिट में ऐड कर रखा है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिडक्ट कर दूंगा। देखो सिंपल सी बात है ना कि जो इफेक्ट आपने पहले लिया है, अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है तो उसको रिवर्स कर दोगे। अगर आपने पहले इसको प्रॉफिट में प्लस किया था, अब क्या करोगे, प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, राइट। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो प्रॉफिट आपको देंगे, आपको पता है कि आप कंपनीज में क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसमें अपना टैक्स का एक्सपेंस ऐड किया। क्या ऐड किया, टैक्स का एक्सपेंस, मतलब ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे टैक्स की एडजस्टमेंट लेनी ही नहीं है, कौन सा, करंट ईयर का प्रोविजन जो आपने इस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और फिर आपने क्या लेस कर दिया, इनकम टैक्स का रिफंड। टैक्स की सारी एडजस्टमेंट्स आपको हटानी है, वो आप एंड में दिखाओगे, इनकम टैक्स रिफंड, ये आपने लेस कर दिया, बिल्कुल सही। यस और नो, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें एक वर्ड और है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस पे आते हैं, टैक्स की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, राइट। मुझे पता है मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, जाना पड़ेगा भाई, एक ऐसा टॉपिक है। पहली बात तो कैश फ्लो 7 नंबर का आ रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको 20-25 मिनट में शॉर्टकट से समझाऊं, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा, समझनी है आपको, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी कभी कभी गलती से होने वाली आइटम, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में वो रेगुलरली होती रहती, नहीं। मान लो आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई, राइट। अब आग लग गई, आपकी इन्वेंट्री जल गई, आपका स्टॉक जल गया, क्या ये आपकी ऑर्डिनरी आइटम है, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये सुनो, अब दिक्कत ये है क्योंकि आपको लॉस तो हो गया था, आपको लॉस तो हो ही गया ना भाई। अगर आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, तो लॉस हुआ या नहीं हुआ, और अगर लॉस हुआ था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। ये सुनो, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, अगर आग लग गई, भाई बताओ, आग लग गई है तो नुकसान तो हुआ ना, ये सुनो। और पहली बात तो वो ऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं, आपकी आग लग के नुकसान होना क्या ऑर्डिनरी आइटम है, नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। लेकिन आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा होगा। क्या करा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, लॉस हुआ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मतलब क्या होता है कि लॉस हुआ है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, है ना। लॉस हुआ है, रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड पे, कोई इनकम हुई है तो क्रेडिट साइड पे। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी, जो मैंने आपको क्या बोला, लॉस बाय फायर, ये आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट लेना ही नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी आपकी आइटम है, बेशक वो टैक्स वाली आइटम हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, ये मैं दिखाऊंगा बिल्कुल एंड में। कहां दिखाऊंगा, एंड में। भाई पहले मुझे अपनी ऑपरेटिंग जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसका कैश फ्लो तो निकालने दो, यस नो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रखी है, डेबिट, मतलब प्रॉफिट में से माइनस। अगर आपने डेबिट साइड पे लिखा है, खर्चा बुक किया है, लॉस बुक किया है, तो प्रॉफिट में से माइनस ही किया है ना, राइट। अगर इसका इफेक्ट मुझे नलिफाई करना है तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। एक चीज और होती है, क्या होती है कि भाई कई बार आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। आग लग गई है तो हो सकता है आपने इंश्योरेंस ले रखा हो, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, बिल्कुल होगा। तो जो इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ है, तो ये आप कहां करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे।
एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका लॉस कम कर रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो आपका ये एक तरीके से लॉस को कम ही तो कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो। इनकम है, जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई, पैसे मिल गए, तो कहाँ लिखा होगा आपने, क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सही। ये भी क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अरे इंश्योरेंस क्लेम डेली थोड़ी मिल रहा है, ऑर्डिनरी थोड़ी है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि आपने इसको प्रॉफिट में ऐड करा है। क्या करा है आपने, इसको प्रॉफिट में ऐड करा है। इसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। जो चीजें आपने क्रेडिट कर रखी है प्रॉफिट में ऐड कर रखी है एक तरीके से, राइट। जो चीजें आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखी है, अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, कर दिया माइनस। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको दे रखी है, जो कि नॉर्मली आपको यही दो दे रखी होगी कि आपका लॉस बाय फायर हो गया और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा। कोई लॉस है तो आपने उसको प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, उसका इफेक्ट हटाना है तो ऐड करेंगे। अगर कोई इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखी है, उसका इफेक्ट अगर आपको नलीफाई करना है, हटाना है, तो आप क्या करोगे, उसको लेस कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको, राइट। तो जो हमारा पहला स्टेप था, क्या था हमारा पहला स्टेप, कि आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो हमने निकाल दिया, राइट। तो अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने सारी आइटम्स कंसीडर कर दी है, टैक्स भी लेस कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी कंसीडर कर ली, सब कुछ, उसको बोलता हूं मैं नेट प्रॉफिट। सब कुछ लेस वेस करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का इफेक्ट हटाने के बाद। टैक्स का इफेक्ट हटा दो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट भी हटा दो। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो आपने इस साल बनाया, मतलब जो इनकम टैक्स का एक्सपेंस आपने इस साल रिकॉर्ड किया, वो आपको हटा देना है। सिमिलरली अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, कोई भी रिफंड आपको इस साल मिला है जो आपने क्या कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल क्रेडिट किया, इसी साल आपने क्या करा, क्रेडिट करा है, तो भाई उसको हटाओगे। क्रेडिट करा है, उसको हटाने के लिए आपने लेस कर दिया। अगर आपने पहले ही उसको क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, उसको हटाने के लिए आपने ऐड कर दिया। समझ लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या था, अगर आपने कोई लॉस, कोई एक्सपेंस बुक करा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रखा है, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, उसका अगर मुझे इफेक्ट हटाना है, नलीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसा है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, उसको हटाने के लिए क्या करूंगा, लेस करूंगा। आपने पहले ही उसको प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, उसका इफेक्ट हटाना है, रिवर्स करेंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो आपकी अमाउंट आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। जो हमें पहली चीज चाहिए, स्टेप नंबर 1, वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप निकल गया। इसी के साथ देखो हर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा सो दैट आपको समझ में आए। फटाफट से देखो एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब जो बिल्कुल एंड का नेट प्रॉफिट होता है, कितना है, 1 लाख रुपीज। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ आइटम दे रखे हैं कि आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल बनाया, अब देखो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है जो आपने इस साल बनाया, प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, बिल्कुल सही। इसका इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड। समझ में आ गया। उसके बाद है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक आ गया भाई, भूकंप आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रखा होगा आपने, डेबिट कर रखा होगा, बिल्कुल आपने डेबिट कर रखा होगा, हटाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया होगा, आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, दोबारा से क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रोसीड्स, मतलब भाई भूकंप आया, आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा था, पैसे मिल गए तो आपकी इनकम हो गई, पैसे आपको मिल गए, इंश्योरेंस मिल गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया होगा, क्रेडिट, प्रॉफिट में प्लस किया होगा, हटाने के लिए क्या करूंगा, माइनस, हटाओ। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स का कुछ रिफंड आया आपका इस साल, पहले कभी आपने टैक्स पे किया होगा, ठीक है, ज्यादा पे कर दिया था, तो इस साल आपका रिफंड आया, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, मतलब प्रॉफिट में ऐड किया होगा, हटाओ। ये सुनो, तो 1 लाख में आपने क्या किया, 1 लाख में 120 तो आपने ऐड कर दिए, बिल्कुल सही, और 25 आपने माइनस कर दिए, हाँ जी बिल्कुल सही। आना कितना चाहिए, देखो फटाफट से, 1 लाख प्लस 120, 220 में से 25 गए, 195, क्या आंसर यही है, हाँ जी भाई यही है, यही होगा और क्या होगा, 195 आ गया, तो आपका पहला स्टेप हो गया, राइट। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, लेकिन क्या पूरा हो गया, नहीं। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यह है कि क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा, परेशान इसलिए करेगा कि कई बार वो आपको नेट प्रॉफिट नहीं देगा,
जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट आता है वो नहीं देगा, आपको कुछ और देगा। क्या देगा उसको समझते हैं। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि भाई जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, सुनते रहो बस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपने इससे क्या निकाला? आपने इससे निकाला आपका नेट प्रॉफिट, राइट। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट अगर आपको याद हो, ये नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है ये? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाके ये ऐड हो जाता है। और कहाँ ऐड होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। याद आ रहा है? बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें जाके आप इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हो, यस और नो। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, जब ये नेट प्रॉफिट अपने घर से निकलता है, सरप्लस के घर तक पहुंचने के लिए बीच में इसको कुछ लोग मिलते हैं। ध्यान से सुन लो, ठीक है, बहुत मजा आएगा। नेट प्रॉफिट जब सरप्लस में ऐड होने के लिए निकलता है, बीच में इसको लोग मिलते हैं। पहला कौन है? कौन मिला इसको? सबसे पहले इसको मिलते हैं कुछ शेयर होल्डर्स। कौन मिलते हैं इसको? शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, क्यों मिलते हैं भाई? शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं? वाह कंपनी वाह, प्रॉफिट कमाया है तुमने, हमें क्या चाहिए? हमें डिविडेंड चाहिए, यस और नो। तो शेयर होल्डर्स आपको मिलते हैं और क्या बोलते हैं कि भाई जो ये नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया है उसमें से आपको क्या देना होता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, यस और नो। तो नेट प्रॉफिट में से आपने क्या दे दिया? उनको कुछ डिविडेंड दिया, बिल्कुल दे दिया। उसके बाद कुछ और लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कौन है जी? ये है रिजर्व्स। कौन है? रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब कौन हो गया? जैसे जनरल रिजर्व हो गया या कुछ भी हो गया। ये आपसे क्या बोलते हैं कि भाई सुनो, कुछ अमाउंट सेव भी तो कर लो। सेव का मतलब क्या हो गया? सेव का मतलब हो गया कि जनरल रिजर्व में डाल दो। आपको पता है जनरल रिजर्व क्या होता है? कि आपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स कर दी है, तो आप क्या करते हो? आप नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। वो कोई भी रिजर्व हो सकता है, क्या होता है? रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपके सरप्लस में ऐड हो जाता है, यस और नो। तो ये होती है पूरी एक जर्नी नेट प्रॉफिट से लेके सरप्लस तक की। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट ना तो जो आपने बांटा है, ना तो आपने कहीं बांटा, ना ही आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये प्रॉफिट आपके पास इकट्ठा हो रखा है। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये वो प्रॉफिट्स है जो कंपनी के हैं, कंपनी इनको जैसे चाहे यूज कर सकती है, ये होते हैं आपके सरप्लस। अच्छा ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि कई बार क्वेश्चन आपको सरप्लस का बैलेंस देगा। सरप्लस का बैलेंस मतलब वो आपको बोलेगा 1 अप्रैल 2021 सरप्लस बैलेंस। सरप्लस में कितना बैलेंस था? 1 अप्रैल 2021 में जो सरप्लस था, मान लो वो था 1 लाख रुपीज। कितना था वो? 1 लाख रुपीज। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 में ये बैलेंस कितना हो गया? मान लेते हैं ये बैलेंस हो गया 1,80,000। 1,80,000। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आपके पास जो प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आपने इकट्ठा कर रखा है, वो है 1 लाख रुपीज। साल के एंड में कितना हो गया? 180। तो सिंपल सी बात है कि आपने इस साल में 80,000 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर किया सरप्लस में। दोबारा सुनो, क्या किया आपने? जो 80,000 का आपने प्रॉफिट कमाया, जो मुनाफा कमाया, वो आपने ट्रांसफर किया सरप्लस में। मतलब ये वाला प्रॉफिट जो आपने, ये प्रॉफिट जो आपने कहाँ ट्रांसफर किया? सरप्लस में, यस और नो। 80,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया सरप्लस में। अब बात ये है कि आपको क्या निकालना था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इस 80,000 से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि भाई ये जो सरप्लस आपने ऐड किया, ये जो प्रॉफिट आपने सरप्लस में ऐड किया, कितना ऐड किया? 80,000। आपने सरप्लस में 80,000 ऐड किया। पहला स्टेप आपका होगा कि इस 80,000 को मैं कहां लेके जाऊं? वापस इस नेट प्रॉफिट पे। मुझे क्या चाहिए? मुझे भाई चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि भाई जो ये अमाउंट आपने सरप्लस में ऐड किया है, इसको मुझे पहले कहां लेके जाना है? वापस से नेट प्रॉफिट पे लेके जाना है। बात समझ में आ रही है? तो अब कैसे जाएंगे? सिंपल सी बात है, जो आपको ये रास्ते में आपके कुछ दोस्त मिले थे, जो आपने पैसा इन दोस्तों को दिया, उसको रिवर्स कर देंगे। देखो पहली बात, 80,000 रुपीज है। इस 80,000 रुपीज में से आपने कुछ पैसा डिविडेंड को दिया, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है। इसका इफेक्ट हटाना है।
इसका इफेक्ट मुझे हटाना है। क्यों? क्योंकि मुझे कहां तक पहुंचना है? नेट प्रॉफिट तक। यस और नो? मुझे तो यू टर्न मारना है, रिवर्स गियर में चलना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने डिविडेंड में ट्रांसफर किया है, ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी मैंने डिविडेंड पे किया है उसको हटाओ, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्यों? क्योंकि मैं इस 80,000 में वो ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं। याद हो अगर आप, मान लो ये आपका नेट प्रॉफिट में जो भी अमाउंट था, मान लेते हैं 1,50,000 था। कितना था? 1,50,000। जो आपने इस साल पैसा कमाया वो था 1,50,000। आपने डिविडेंड दे दिया, कितना डिविडेंड दे दिया? मान लेते हैं 50,000। आपने 50,000 का डिविडेंड दे दिया, 20,000 रुपए आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिए, है ना? तो आपके पास एंड में कितना बचा? 80,000। आपके पास एंड में बचा 80,000 जो आपने सरप्लस में ऐड कर दिया। यस और नो? अब मुझे क्या करना है? मुझे तो गाड़ी यू टर्न लेके जानी है, मतलब भाई मुझे नेट प्रॉफिट तक वापस जाना है, 1,50,000 तक वापस जाना है। तो कैसे करूंगा? 80,000 जो आपको दे रखा था उसमें जो भी आपने डिविडेंड पे किया पूरे साल में, क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कितना पे किया? 50,000। और मैं ऐड करूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितना ट्रांसफर किया मैंने? 20,000 रुपए। हटाओ इसको, तब जाके मेरा कितना आएगा? 1,50,000। मुझे यही तो चाहिए था अभी। पहले मैं अपने कहां तक पहुंचू? नेट प्रॉफिट तक। तो बेसिकली अगर आपको सरप्लस दे रखा है तो आपका एक ये स्टेप एडिशनल हो जाता है। सरप्लस तो आपको बहुत बाद का अमाउंट दे रखा है, पहले कहां तक पहुंचो? पहले नेट प्रॉफिट तक तो पहुंचो। यस और नो? तो आपने क्या किया? जो भी डिविडेंड और रिजर्व्स था उसका अमाउंट आपने हटाया। बात समझ में आ गई? मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया कि भाई नेट प्रॉफिट से सरप्लस तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है? नेट प्रॉफिट से आपने डिविडेंड माइनस किया था, आपने रिजर्व्स माइनस किया, तब जाके आप सरप्लस पे पहुंचे थे। अब क्योंकि मुझे वापस नेट प्रॉफिट में आना है, मुझे कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट की करनी है, मुझे नेट प्रॉफिट में वापस आना है, तो जो भी चीजें आपने माइनस करी थी उसको मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मजा आया, राइट? देखो एक चीज है कि आप फॉर्मूले को याद कर लो, कब तक याद करते रहोगे? कैश फ्लो ऐसा चैप्टर है जो 12th के बाद भी आपके ग्रेजुएशन में, आपके सीए में पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे तो मजा आएगा। क्या समझ में आया? आई होप आपको आ गया होगा, राइट? तो ये 1,50,000 आपका क्या आया? ये 1,50,000 आपका नेट प्रॉफिट आया, राइट? ये क्या आया आपका? नेट प्रॉफिट। अब दोबारा से वो चीजें आपको करनी है जो आपने पहले करी। कौन सी चीजें? ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब दोबारा से आप क्या करोगे? जो आपने पहले किया कि जो भी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था, जो भी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था उसको आप ऐड कर दोगे, ये तो हमने पहले सीख लिया। और जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट था उसको ले लोगे, तब आप पहुंचोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। क्या समझ में आया? फटाफट से देखो नोट्स में, एक बार आपको दिखाता हूं, देखो फटाफट से। अगर आपको क्या दे रखा है? अगर आपको दे रखा है आपका सरप्लस, इफ सरप्लस बैलेंस इज गिवन, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो आपका सरप्लस का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होता है, स्टार्टिंग में और एंड में दे रखा है, राइट? अब देखो मैंने आपको यहाँ पे भी, आपके नोट्स में भी आपको समझाया हुआ है कि भाई एक चीज है, दिस इज नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट से पहले आपको कुछ अमाउंट शेयर होल्डर्स को देना होता है, तो डिविडेंड दिया। उसके बाद कुछ अमाउंट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका सरप्लस में ऐड होता है। तो अगर मुझे सरप्लस से यू टर्न मार के दोबारा से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना है, तो ये चीजें जो मैंने माइनस करी है मुझे ऐड करनी होगी। यस और नो? देखो फटाफट से, देखो देखो देखो, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस जो हमारा 80,000 आया था, ईयर के एंड में सरप्लस का बैलेंस, ईयर के बिगिनिंग में सरप्लस का बैलेंस। तो आपका क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना अमाउंट सरप्लस में ट्रांसफर किया, ये आपका आ गया। इसमें आपने ऐड क्या किया? जो भी आपने डिविडेंड पे किया, बेशक वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की हमने जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंसिंग में समझा था, मैं आपको ऑपरेटिंग में एक बार दोबारा समझा दूंगा बाद में, ठीक है? फाइनल डिविडेंड जो आपने पे किया, मतलब जो भी डिविडेंड आपने पे किया, क्योंकि डिविडेंड आप पे कहां से करोगे? प्रॉफिट में से ही करोगे ना। तो प्रॉफिट में से आपने जो भी डिविडेंड पे किया है उसको ऐड करो, और जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको ऐड करो। अब इसके बाद आपका आ जाएगा वही अमाउंट, कौन सा अमाउंट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
इसके बाद क्या करना है वो तो आप समझ चुके हो कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करेंगे और अगर कोई रिफंड है तो उसको लेस करेंगे। सिमिलरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर रखी है उसको ऐड करेंगे। ये सेम चीजें जो भी हम पढ़कर आए हैं, बस यहाँ पे एडिशनल क्या था, एडिशनल ये था कि भाई ये जो आपको सरप्लस का बैलेंस गिवन है तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट में पहुंचने का वो एक स्टेप आपका यहाँ पे एडिशनल हो गया, बाकी सब सेम है। क्या निकल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या मेरी बात समझ में आई? राइट, समझ में आ गया। फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स हम बहुत सारे करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। फटाफट से देखो एग्जांपल, देखो भाई एग्जांपल तो बहुत जरूरी है। देखो सरप्लस का आपको बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है आपको? सरप्लस का बैलेंस गिवन है 21 का 10 लाख, 20 का 5 लाख, मतलब जो ईयर के स्टार्टिंग में था वो कितना था 5 लाख, ईयर के एंड में कितना है 10 लाख। तो आपने जो सरप्लस में ऐड किया है प्रॉफिट वो कितना किया है 5 लाख रुपए। स्टार्टिंग में 5 लाख था, ईयर के एंड में 10 लाख है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने सरप्लस में ऐड किया कितना किया 5 लाख रुपीज। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ध्यान से देखो। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर 4 लाख एंड 5 लाख। प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट फाइनेंसिंग में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, फटाफट से मैं आपको याद दिला देता हूं। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि भाई इस साल जो आपने डिविडेंड प्रपोज किया है कि भाई डायरेक्टर्स को क्या लगता है कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन जब तक वो शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करते, जब तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं होती तब तक ना तो वो डिक्लेयर होता है ना ही वो पे होता है। राइट, तो आपका जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है उसका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो अप्रूव ही नहीं हुआ। लेकिन जो डिविडेंड आपने पिछले साल प्रपोज किया होगा वो इस साल में पे होता है। किस साल में पे होता है? इस साल में। तो जो आपका 31 मार्च 2020 का प्रपोज डिविडेंड है वो पे हुआ होगा इस साल में, वो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। कितना है आपका? वो 4 लाख रुपीज। यस और नो? क्या है? 4 लाख रुपीज। तो वो 4 लाख रुपीज जो डिविडेंड आपने पे किया है इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इस एग्जांपल में और कुछ नहीं है, सिंपल सा था। आपने क्या किया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकाला 5 लाख का और जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का था उसका आपने ऐड किया। क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है तो यही हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो जिसमें सब कुछ गिवन है, सब कुछ। इसमें आएगा आपको मजा, ध्यान से सुनो। आपको दे रखा है सरप्लस, ओपनिंग और क्लोजिंग। राइट, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 लाख 36, 1 लाख, कितना आ गया? 2 लाख 36। कितना आ गया? 2 लाख 36। अब इसमें आपको पहले क्या ऐड करना है? अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है या फिर आपने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करा है। डिविडेंड आपको दे रखा है, कितना पे किया आपने? 72,000। कितना है? 72। और इंटरिम डिविडेंड कितना है? 90। तो टोटल डिविडेंड आपने कितना पे किया है? 72 प्लस 90, 72 और 90 दोनों ही आपको ऐड करने हैं, क्योंकि जितना भी डिविडेंड आप इस साल पे करते हो वो प्रॉफिट में से माइनस करते हो। आपने क्या किया होगा? प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए आप उसको ऐड कर रहे हो। बिल्कुल सही, 72 और 90 आ गया। चलो जी, समझ में आता है। उसके बाद आपने दे रखा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व्स, आपने रिजर्व में कुछ ट्रांसफर भी किया है। रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है, कितना किया? 1 लाख रुपीज आपने ट्रांसफर करे हैं, तो प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, अगेन ऐड कर दूंगा, तो 1 लाख रुपीज आपने ऐड कर दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर ऐड करते हो। जो टैक्स आपने इस साल बना रखा है, जो एक्सपेंस आपने इस साल रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट में से माइनस करके ही करते हो, अगेन ऐड हो जाएगा। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद है रिफंड ऑफ टैक्स। तो जो रिफंड ऑफ टैक्स है वो लेस होता है, रिफंड ऑफ टैक्स आपका लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। इंश्योरेंस आपको मिला, क्या मिला? इंश्योरेंस आपको मिला, प्रॉफिट में प्लस किया होगा, हटाने के लिए क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। इसको मैंने लेस कर दिया। सब कुछ था इसमें, राइट, और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, राइट, लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक ही बार में समझना है, डिटेल में समझना है, तो यही वीडियो आपके काम आने वाली है। यही वीडियो में आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये मत सोचना कि भाई कितनी बड़ी वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो का 7 मार्क्स का चैप्टर है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आप इस चैप्टर के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फायदा, राइट। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, फटाफट से चलते हैं इसके बाद क्या होगा। देखो ओके, देखो फटाफट से, जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, दिस वाज आवर स्टेप नंबर 1, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जो आपने ये नेट प्रॉफिट निकाल लिया,
नेट प्रॉफिट निकाल लिया, टैक्स से पहले का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का। आपको पता है इस नेट प्रॉफिट में बहुत मिलावट है। मिलावट का मतलब क्या है यार, इस नेट प्रॉफिट में आपके क्या क्या आइटम्स आती है वो ध्यान से देखो। इसमें आपकी ऑपरेटिंग आइटम आ रही होगी, मैं मानता हूं ऑपरेटिंग आइटम्स आपकी बिल्कुल आ रही होगी, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन यार वो कैश भी होंगी और वो नॉन कैश भी होंगी। मतलब ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है ना, तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, अपना एक्सपेंस माना होगा, लेकिन है तो वो नॉन कैश ना। मेरे को नॉन कैश वाली आइटम्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो कैश वाली आइटम्स चाहिए। यस और नो। अब उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट में एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है, अब देखो ध्यान से देखो। इसके बाद दिक्कत ये है कि इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आएंगी। क्या आएंगी? नॉन ऑपरेटिंग। अब नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है सर? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया। क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। अब अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, अरे वो तो नॉन ऑपरेटिंग है, वो तो फाइनेंसिंग है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ऑपरेटिंग से कैश फ्लो चाहिए, तो ये भी नहीं आना चाहिए। यस और नो। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा कुछ एडजस्टमेंट्स। किस चीज की एडजस्टमेंट्स? मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है एक तो नॉन कैश आइटम्स की, और मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। मतलब ये कि भाई जो भी आपके नॉन कैश आइटम्स है उसका इफेक्ट भी मुझे हटाना है, ठीक है, और जो आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनका इफेक्ट भी मुझे हटाना है, और बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हो। कैसे? मान लो आपके जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे? जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। जो आपके खर्चे हैं वो माइनस होते हैं प्रॉफिट में से, वो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस कर चुके हो। मुझे उनको हटाना है, मुझे वो अपने ऑपरेटिंग में चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, और अगर आपको उनको हटाना है, नॉन कैश आइटम्स को हटाना है, तो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अगर कोई नॉन कैश इनकम है, क्या है? कोई नॉन कैश इनकम है। अब बताओ, अगर कोई नॉन कैश इनकम है वो आपने प्रॉफिट में ऐड करी होगी। क्या करी होगी? ऐड करी होगी। उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसको माइनस कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना भाई। ये सुनो, इसका एडजस्टमेंट हो गया। अगर मैं बात करता हूं नॉन ऑपरेटिंग की, अब नॉन ऑपरेटिंग में भी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? जैसे आपका इंटरेस्ट पेड था, या मान लो कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट है तो नॉन ऑपरेटिंग ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो, क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। अब अगर कोई एक्सपेंस है या फिर कोई लॉस है, प्रॉफिट में से माइनस करा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट पे हुआ है, आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा। अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है, ऐड कर दूंगा। कितना आसान है। अगर आप लॉजिकली चलोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समझ में आ गया। उसके बाद है आपकी इनकम। अगर मैं बात करता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, अब मान लो आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, ठीक है, कुछ प्रॉफिट हो गया, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया होगा क्रेडिट। यस और नो? है तो नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, है तो क्या? नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ आता है। नेट प्रॉफिट किसी में भेदभाव करता ही नहीं है कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या है, वो तो सब कुछ डाल देता है ना। तो ये क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, तो इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यही करना है आपको। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू फटाफट से समझा दिया, राइट? बहुत आसान था। तो ये जो आप प्लस माइनस कर दोगे, इस प्लस माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब तो ऑपरेटिंग वाली आइटम बच गई ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओहो, यही तो चाहिए था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सर ये क्या चीज है? समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आपने सारी नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम को हटा दिया, तो ये आपका क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है समझाएंगे, तो पहले समझ लेते हैं फटाफट से, एक बार नोट से पढ़ लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक आधा एग्जांपल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म। देखो, तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी है? तो सबसे पहले जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, क्या करोगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस को, इसको आपको करना है ऐड।
जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे क्या करोगे, उनको ऐड करोगे। एग्जांपल में जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, बिल्कुल सही बात है। अमोर्टाइजेशन, अब देखो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है अमोर्टाइजेशन, एक ही बात है, ठीक है। बैड डेट्स, अब बताओ अगर आपके कोई बैड डेट होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, है तो लॉस ही, लेकिन कुछ पैसे का लेन देन हुआ क्या, कुछ कैश का एक्सचेंज हुआ क्या, नॉन कैश है, हटाओ, प्लस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 11th में कितना पढ़ाई की थी आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर है तो क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। कुछ कैश एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, हटाओ, ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कैश इनकम। क्या देखते हैं, नॉन कैश इनकम, ऐसी इनकम जिसमें कैश का कुछ एक्सचेंज ही नहीं हुआ। आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखी है लेकिन कैश का तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं हुआ, पैसे तो आए नहीं, क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे, उसको हटाओ, ठीक है। एग्जांपल इसके बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि आपका प्रोविजन रिटर्न बैक। प्रोविजन रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है, देखो आपने पहले क्या कर दिया था, ज्यादा प्रोविजन बना दिया था। प्रोविजन मतलब आपको लग रहा था कि आपको लॉस होने वाला है, आपका कोई एक्सपेंस होने वाला है, इसलिए आपने उसको प्रोविजन ज्यादा बना दिया। अब आपको ये बोल दिया गया कि इतने प्रोविजन की जरूरत नहीं है, इतने प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो प्रोविजन को कम करेंगे। अब पहले आपने लॉस बुक कर दिया है, मान लो पिछले साल आपने कोई लॉस बुक कर दिया था, इस साल आपको बोला गया कि भाई इतने लॉस की तो जरूरत ही नहीं है, होने ही नहीं वाला, तो आप क्या करते हो, उसको राइट बैक करते हो, मतलब कम करते हो। अगर आप अपने लॉस को कम करोगे तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, मतलब एक तरीके से आपकी इनकम हो गई। पहले आपने उसको लॉस बुक कर दिया, अब आप लॉस को कम कर रहे हो तो इनकम है ना भाई, राइट। तो वो आपका क्या है, नॉन कैश इनकम, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल सा। फिर हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस जो ऑपरेटिंग नहीं है, बेशक उसमें कैश का एक्सचेंज हो रहा हो लेकिन ऑपरेटिंग तो नहीं है ना भाई। अब ऑपरेटिंग नहीं है, हटाओ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रखे है कि अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे, किसी पे भी इंटरेस्ट पे करना है, फाइनेंसिंग में जाता है। अगर आपने क्या किया है, डिबेंचर्स को कुछ डिस्काउंट दिया है, देते हो ना, आपने डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू कर दिए, देखो डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, ये सब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के पार्ट है, वहां जाने चाहिए, ऑपरेटिंग में तो आने ही नहीं चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, इनको ऐड करोगे, नॉन कैश इनकम को लेस करोगे। उसके बाद आपकी लास्ट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जिसमें बेशक कैश आपको मिल रहा हो लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, या आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपने कोई बिल्डिंग खरीद के रख दी, ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट, उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, इन्वेस्टिंग है ना भाई, राइट। आपने फिक्स्ड एसेट बेचा और उस पर गेन हुआ, बेशक गेन हुआ, प्रॉफिट में क्या किया होगा, ऐड किया होगा, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, यस और नो। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपका जो आता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप जितना डिटेल में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की उतना ही आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सब क्लियर हो रहे होंगे, राइट। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं ताकि जो भी डाउट बच गया है उनको भी खत्म करें। ओके, तो फटाफट से एग्जांपल देखो, आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे मैंने आपको बिफोर टैक्स जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 वो आपको निकाल के दे दिया, ठीक है, कितना है 4,47,000। तो इसमें आपको प्लस माइनस करना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या आपका नॉन कैश है, बिल्कुल नॉन कैश है, एक्सपेंस है, राइट, नॉन कैश एक्सपेंस है, आपने इसको माइनस कर रखा है, ऐड कर दो, इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या कर दोगे, ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, ऐड करो। गुडविल अमोर्टाइज एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही है, राइट, ऐड करो, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, ऐड करो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने से गेन हो गया, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट में ऐड कर रखी होगी, माइनस करो। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ, अगेन माइनस करो। प्रॉफिट में ऐड कर रखी है, माइनस कर दो, बस इतना करना है आपको, और आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ दे रखा है कि कैसे कैसे आपको करना है। पहला स्टेप आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको दे रखा है 4,47,000। फॉर्मेट वगैरह में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको ऐड करनी है, आपने ऐड करी, ऐड करने के बाद आपका आया 1,37,400। दो चीजें आपको लेस करनी थी, आपने लेस करी, तो एंड में जो आपका आया उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, राइट।
राइट। तो अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, और उसको समझने में जो आपको मजा आने वाला है ना, बहुत मजा आएगा। फटाफट से देखो स्टेप नंबर 3। राइट। तो स्टेप नंबर 3 को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं। दिस इज स्टेप नंबर 3। क्या एग्जांपल है, ध्यान से आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटर का अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है, सिंपल सा एक लेजर प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, अकाउंट प्रिपेयर करना आपको आता ही है, बिल्कुल आता है। मान लेते हैं कि डेटर का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस गिवन है। कितना लें, चलो 1 लाख ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 लाख रुपीस। ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है कहाँ लिखते हैं, ये आपने लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। कितना, मान लो 1,20,000 मान लेते हैं। कितना मान लिया, 1,20,000। ठीक है, तो आपने क्या पूरे साल में कुछ सेल्स करी होगी, डेटर है, कुछ सेल्स करी होगी, तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर का बैलेंस इंक्रीज होता है, तो यहां आप लिखते हो टू सेल्स। जो भी आपने क्रेडिट सेल्स करी होगी, कितनी करी है बताओ, कितनी करें, चलो 80,000 मान लेते हैं। कितनी करी है, 80,000। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो आपने सेल्स करी है, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डाल दी होगी। ये सेल्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाल दी होगी बाय सेल्स, जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बाय सेल्स। राइट। तो ये इसका मतलब ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कितनी, 80,000। हाँ जी, बिल्कुल इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आती है इतनी बात, बिल्कुल समझ में आती है। तो आपने 80,000 सेल्स डाल रखी है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या ये अकाउंट खत्म हो चुका है, अकाउंट बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे इसका टोटल 1,80,000 है और इसका टोटल 120 है, आना कितना चाहिए, 180 आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय कैश। मतलब पूरे साल में आपको डेटर से पैसा कितना रिसीव हुआ, कितना हुआ, 60,000। हाँ जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। राइट। तो आपने पूरे साल सेल्स कितनी करी, उसको 80, लेकिन आपको पैसा कितना रिसीव हुआ, 60। तभी तो आपका बैलेंस 1 लाख से 120 हो गया। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीस लेने थे, एंड में 120 लेने, क्यों, क्योंकि आपने सेल्स कितनी करी है, उसको 80, पैसे कितने मिले हैं, 60। तो 20,000 के डेटर और बढ़ गए। राइट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने प्रॉफिट में कितना इंक्लूड कर रखा है, 80। ऑपरेटिंग है भाई, सेल्स आपका ऑपरेटिंग इनकम है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 80,000 आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रहे हैं, जो अभी हमने निकाला ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें आ रहे हैं 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, क्या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो, नहीं, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कैश फ्लो कितना हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपने 80,000 तो कंसिडर कर रखा है, लेकिन पैसे कितने मिले, 60,000। ये तो दिक्कत हो गई, बिल्कुल दिक्कत हो गई। क्यों, क्योंकि जो 20,000 आपको नहीं मिले, जो 20,000 आपको नहीं मिले, वो तो आपने कंसिडर नहीं करे। कैश फ्लो कितना हुआ है, 60 का ना, ले कितना रखा है, 80। बड़ी दिक्कत वाली बात है, आपने तो 80 ले रखा है, पैसे मिले 60, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करूंगा, 20,000 को लेस कर दूंगा। अगर मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से 20,000 रुपए माइनस कर दूंगा, तो इफेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 80,000 ले रखा है, अगर मैं 20 माइनस कर दूंगा तो 60 आ जाएगा ना भाई, और मेरे को तो 60 चाहिए, मेरा कैश फ्लो तो 60 है, बिल्कुल सही बात है। तो 20,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यस और नो। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो हमने वहां पे लिखा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये सुन लो पहले। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी आपके पास कैपिटल है, कितने करंट एसेट है, कितनी करंट लायबिलिटी है, राइट। तो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के जो चेंजेस हुए हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंज हुए हैं, उसका इफेक्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि मुझे तो कैश फ्लो चाहिए। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपीस थे स्टार्टिंग में, 120 है एंड में, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 20,000 रुपए के डेटर बढ़ गए। आपने जितनी भी सेल्स करी है उसमें आपके 20,000 रुपए कम रिसीव हुए हैं, हाँ या ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मैं जितने भी इंक्रीज इन एसेट्स हैं, मेरे जितने भी इंक्रीज इन एसेट्स हैं, इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग से क्लोजिंग में जो भी इंक्रीज हुआ, यहां पे 1 लाख से 120 हो गया। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीस था, एंड में 120 है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्रीज इन एसेट्स, राइट। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे माइनस करना है।
जो भी आपका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 20,000 का, मुझे माइनस करना है क्योंकि इतना पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ। देखो इसको याद आपने कर रखा होगा लेकिन लॉजिक अभी समझा होगा, हाँ या ना, कि भाई क्यों आप इंक्रीज इन एसेट्स को माइनस करते हो। अगर मैं एग्जांपल को कर दूं चेंज, मान लो ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख नहीं है, ओपनिंग बैलेंस आपका 1,50,000 है। कितना है 1,50,000। अच्छा जी ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, बाकी डेटा सेम है, बाकी डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस मैंने कर दिया। अब यहाँ का टोटल आया 230, सेल्स आपने कितनी करी है 80, कितना टोटल आया 230। तो अब आपका कैश कितना आ रहा है 1,10,000, कितना आ रहा है 1,10,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने सेल्स कितनी करी है 80, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 80, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपकी सेल्स कितनी है 80, पैसा कितना मिला 110। यस और नो, 30,000 ज्यादा मिला, साफ साफ आपको दिख रहा है कैसे, स्टार्टिंग में बैलेंस 150 था, एंड में कम हो गया 30,000 से, मतलब 30,000 ज्यादा मिले। सेल तो 80 की है लेकिन पैसा कितना मिला 110, तो कैश फ्लो में कितना आना चाहिए 110, अभी तक कितना है 80। आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेल्स है वो 80 है लेकिन पैसा कितना मिला 110। इसका मतलब अगर आपका एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब पैसा मिला है, डिक्रीज इन एसेट्स को क्या करना पड़ेगा प्लस। यहाँ पे कितना प्लस कर दिया आपने 30,000, आपने यहाँ पे प्लस किया है ना 30,000। जैसे ही आप 30,000 प्लस करोगे हिसाब पूरा हो जाएगा। 80,000 सेल्स में आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए, 30,000 ऐड कर दिए, तो 1,10,000 रिसीव हुए ना पूरे साल में, आ गया 1,10,000। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। जब आप लॉजिक से पढ़ते हो ना कि भाई क्यों प्लस माइनस हो रहा है, तब जो अकाउंट्स को पढ़ने का मजा है वो अलग ही मजा है। समझ में आ गया, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, राइट। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो देखो फटाफट से लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसका फटाफट से हम क्या बनाते हैं, एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मान लो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो भाई, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है, कितना 1 लाख रुपीज़। चलो जी ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, कितना है लेट्स से 80,000। आपने क्या किया होगा पूरे साल में, कुछ परचेजेस किया होगा, गुड्स परचेज करे होंगे क्रेडिटर से, क्या एंट्री करते हो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो, क्रेडिटर को क्या करते हो क्रेडिट करते हो, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेजेस। कितना ले, चलो 50,000 ले लेते हैं, कितना लिया 50,000। अच्छा ठीक है, अब बताओ मुझे आपने पेमेंट कितना करा होगा। अगर आपको अकाउंट को बैलेंस करना है तो दिस इज 1,50,000, यस दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज 80, तो पेमेंट कितना किया टू कैश कितना पेमेंट करा 70, कितना किया 70। अब अगेन मेरी बात ज़रा मुझे बताओ, परचेजेस जो है 50,000 का, ये तो आपने डाल दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपको पता ही है डेबिट साइड पे आता है टू परचेजेस, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे आपने 50,000 कंसीडर कर दिया, मतलब प्रॉफिट में से 50,000 माइनस कर चुके हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पेमेंट कितनी करी है, कितनी पेमेंट करी है आपने 70,000 की, यस और नो, कितनी पेमेंट करी 70 की। आपने प्रॉफिट में से माइनस कितना किया 50, पेमेंट कितनी करी 70, इसका मतलब 20,000 और माइनस होना चाहिए। अगर हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो आपने तो सिर्फ 50 माइनस कर रखा है, मुझे कितना माइनस करना होगा 20 और, क्योंकि मुझे 70,000 माइनस करना है ना। मेरा पैसा कितना गया 70, कैश आउटफ्लो कितना हुआ 70, मैंने अभी तक कितना ले रखा है 50, हाँ या ना, यस और नो। तो इसका मतलब अगर आपका करंट लायबिलिटी का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं वो डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में 1 लाख है, एंड में 80 है, 1 लाख से 80 हो रहा है, इसका मतलब आपने 20,000 की पेमेंट ज्यादा करी है, हाँ या ना। 1,80,000 20,000 की पेमेंट ज्यादा करी है तो आप 20,000 माइनस करोगे, दिस मीन्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां मैं लिख देता हूं डिक्रीज इन लायबिलिटी, यहां में मैं करंट लिख देता हूं बेसिकली, करंट लायबिलिटी आपको क्या करना है माइनस, क्या करना है माइनस। और सिमिलरली अगर हम इसका देखेंगे इंक्रीज, तो जब इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस। इसको पहली बात तो समझना बहुत जरूरी था और याद करना तो बहुत ही आसान है। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात। अगर आप एक भी चीज आपको ध्यान रह गई कि जैसे मान लो आपको पता है कि एसेट्स जब इंक्रीज करोगे, जब भी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस होते हैं, क्या होते हैं माइनस होते हैं, अभी हमने देख लिया। अगर आपको बस एक ही आइटम याद है ना, बाकी सारे तो अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, देखो एसेट और लायबिलिटी उल्टा चलेंगे हमेशा।
अगर एसेट इंक्रीज आपके माइनस हो रहे हैं तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस होगी। क्या होगी? प्लस होगी। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। एसेट इंक्रीज अगर माइनस हुए हैं तो एसेट के जो डिक्रीज होंगे उल्टा होगा, प्लस होंगे। और लाइबिलिटी का और भी उल्टा होगा, जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस होगी। तो एक अगर आपको ध्यान रह गया तो बाकी सब तो आपको ध्यान हो ही जाएंगे। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स भी अगर आप याद करने लग गए तो फिर क्या अकाउंट्स? समझ में आ गया, राइट? तो जब अगर आपको याद हो, इससे पहले आपने क्या कैलकुलेट कर रखा है? इससे पहले आपने कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें आपको क्या करना है, या मैं सिंपल लिख देता हूं, आपको ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने पैसे कम पे करे हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसे आए हैं, प्लस होगा, राइट? अगर मैं लेस की बात करता हूं तो अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो पैसे कम मिले हैं ना, आपके एसेट में ही रह गए, वो तो पैसे नहीं मिले। और अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने पैसे ज्यादा पे करें। जब आप इसका इफेक्ट ले लोगे, उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो आता है इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बट अब तो खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो आपके ऑपरेशंस है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो आपने कैश जनरेट किया ये आपने निकाल लिया, मुबारक हो, राइट? स्टेप नंबर 3 हमारा ये था, कैश जनरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। प्लस माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से एग्जाम्पल देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म करेंगे। देखो, राइट? अगेन नोट्स में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, नोट्स में आपको अगेन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके नोट्स तो मैं आपको नीचे लिंक में ही दे दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो भाई, सब कुछ मिलेगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा, हर जगह। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, ऑफकोर्स आपके बुक्स में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, आपको ऐसा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करा है, नोट्स में भी और वीडियो में भी। समझ में आ ही रहा होगा आपको, नोट्स में आपको दे दूंगा। उसके बाद आते हैं फटाफट से, देखो मैंने कितना सुंदर सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? ये आपको डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बिल्कुल सही बात है, कर लेते हैं कैलकुलेट। क्या क्या आपको दे रखा है? अब आपको दे रखा है सरप्लस का बैलेंस। सरप्लस का बैलेंस याद आ गया? अब सरप्लस का बैलेंस आपको दे रखा है 60 था आपके स्टार्टिंग में, 80 है आपके एंड में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20,000। बिल्कुल सही। इसके बाद आपको देखना होता है कि क्या कोई डिविडेंड पे किया, पूरे क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं है, तो वो आइटम्स अभी हमने इस एग्जांपल में नहीं लिए, क्योंकि मेन फोकस हमारा किस में होने वाला है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे। तो जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया वो आ गया 20,000। सिंपल, आपने बस उसको माइनस किया और आपका 20,000 आ गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है? आपका एडजस्टमेंट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, राइट? जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, इसको अभी छोड़ो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर ओपनिंग में 30 है, क्लोजिंग में 40 है, इसका मतलब आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड किया होगा। स्टार्टिंग में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 30, एंड में 40, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। 10,000 आपका डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, ऐड कर दोगे, आपने ऐड कर दिया 10,000 से, ठीक है? उसके बाद इन्वेंट्रीज, अभी इसको छोड़ो। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी छोड़ते हैं। गुडविल, अब देखो गुडविल का आपका क्या हुआ? स्टार्टिंग में कितनी थी? 38,000, एंड में कितनी है? 30, तो जो ये 8,000 से कम हो गई, 8,000 से कम हो गई, तो हम क्या मानते हैं कि ये क्या हो गई? अमोर्टाइज्ड हो गई। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, मतलब अमोर्टाइज्ड हो रही है। अगेन नॉन कैश, आपने ऐड कर दिया 8,000, ठीक है? प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेड पेबल, बाकी कुछ नहीं दे रखा आपको। प्लस माइनस करके क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप नंबर 2 खत्म। अब हमें क्या लेने हैं? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारा है ट्रेड रिसीवेबल। क्या है ट्रेड रिसीवेबल? क्या है आपका? करंट एसेट। दिस इज योर करंट एसेट। स्टार्टिंग में 31 है, एंड में 25। स्टार्टिंग में 31,000 थे, एंड में 25, मतलब 6,000 पैसे मिले। 6,000 रुपए का कैश रिसीव हुआ है, ऐड करोगे तो करंट एसेट जब डिक्रीज होता है, ऐड होता है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल आपने ऐड कर दिए, बिल्कुल सही। फिर आते हैं आपके इन्वेंट्रीज पे। करंट एसेट होता है, स्टार्टिंग में 60 थे, एंड में 80 हो गए। इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितने से? 20,000 से। इसका मतलब 20,000 से इन्वेंट्री परचेज करी है तो 20,000 पे करे होंगे, करेक्ट? तो अगेन उसको आप क्या कर दोगे? उसको आप यहाँ पे लिख दोगे डिक्रीज लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। जब करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो माइनस करोगे, 20,000 आपके माइनस हो गए। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटी।
ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी ये? स्टार्टिंग में 21,000 है, एंड में 12,000। स्टार्टिंग में 12 और स्टार्टिंग में 21, एंड में 12, 9,000 रुपए कम हो रहे हैं, मतलब पे करे होंगे। तो करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी, जब भी डिक्रीज हो गई तो मतलब आपने पेमेंट करी है, लेस होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000 से लेस हो गया। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट है। क्या है आपका करंट एसेट? 2,000 था, 1,000 हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। करंट एसेट जब कम होते हैं मतलब पैसा मिला। करंट एसेट जब भी कम होंगे तो ऐड होंगे, तो करंट एसेट कम हुए, डिक्रीज इन करंट एसेट आपका ऐड हो गया 1,000 से, बिल्कुल सही। लास्ट है ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। क्या है? करंट लायबिलिटी 19 स्टार्टिंग में थी, 13 एंड में है। अगर लायबिलिटी कम होती है मतलब पेमेंट करिए, लायबिलिटी कम होना मतलब माइनस होना, यहां आ गया 6,000 माइनस, राइट। इसको प्लस माइनस करने के बाद आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया? 10,000 रुपीज। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, राइट, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इस वीडियो को देख के आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करना चाहो कर लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इतनी जरूर गारंटी दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको A to Z इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 तक बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद देखते हैं क्या होना है। ओके, सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लिया था आपने, दो तरीके से। अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उसको कैसे करना है वो भी देख लिया। सरप्लस दे रखा है तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड, नॉन कैश इनकम लेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस। यहां तक हो गया। जो आपका अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करना है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस। यही करना है हमने, ठीक है। जो आपका आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर क्या खत्म हो गया? छोटी सी चीज बची है, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो अब देखो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपने निकाल लिया, लेकिन इसमें से आपको क्या एडजस्ट करना है? आपको एडजस्ट करना है अब इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स तो कर दिया ना, अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, उसको एडजस्ट किया था, बिल्कुल किया था। कैसे एडजस्ट किया था? कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका इस साल बनाया आपने, प्रॉफिट में से माइनस करा था, इसीलिए उसको हटाने के लिए आपने उसको ऐड किया था। याद आ गया? फर्स्ट स्टेप था हमारा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का था वो आपने हमारे फर्स्ट स्टेप में ऐड किया था, बिल्कुल किया था। अब क्या करना है? अब देखो इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिल्कुल है, कोई मना नहीं कर रहा, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। स्टार्टिंग में हमने क्यों ऐड किया था? उसका रीजन क्या था? पहला रीजन था कि भाई हमें टैक्स की एडजस्टमेंट एंड में दिखानी है, स्टार्टिंग में नहीं दिखानी। कहां दिखानी है? एंड में दिखानी है। दूसरा रीजन क्या था? कि भाई जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपका नॉन कैश है ना, उसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं था, यस और नो। लेकिन अब जो मैं इनकम टैक्स लेस करने वाला हूं वो मैं कौन सा करूंगा? लेस इनकम टैक्स जो आपने इस साल पे किया होगा, इनकम टैक्स विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, यस और नो। सर क्या ये जो इनकम टैक्स पेड है और जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड किया था अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग ही होंगे। कैसे? ध्यान से समझते हैं मेरी बात। देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि यार जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मान लो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2019-20। इस साल का जो टैक्स होता है वो एक्चुअली में पे कब होता है? वो एक्चुअली में पे होता है नेक्स्ट ईयर में, 2020-21 में, क्योंकि ऑडिट होता है, वो सब चीजें होती है, इसीलिए इस साल में पे नहीं होता। इस साल में आप क्या बनाते हो? सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करते हो, और इसी प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने 19-20 में ऐड कर दिया था। करेक्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप पे कर रहे हो 2021 में, कब पे कर रहे हो? 2021 में। तो जब 2021 का कैश फ्लो बनाओगे, किसका कैश फ्लो बनाओगे? 2021 का। तो भाई जो इनकम टैक्स आपने इस साल पे किया, इनकम टैक्स पेड, वो तो आप लेस करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, हाँ या ना? सिंपल से वर्ड्स में बोलता हूं, ठीक है। जो इस साल का प्रोविजन होता है वो इस साल पे नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर पे होता है। सही बात है। अब मान लो आप 2021 का कैश फ्लो बना रहे हो, तो ये इनकम टैक्स पेड कौन सा होगा? नॉर्मली होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा? प्रीवियस ईयर का, मतलब 19-20 का। पिछले साल जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा वो इस साल पे होगा। अमाउंट अलग हो सकती है, अगर आपको दे दिया कि इनकम टैक्स आपने इतना पे किया है फिर तो उतना ही पे किया है। लेकिन मान लो आपको 2 साल का दे रखा है
प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। आपको दे रखा है करंट ईयर का और आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर मतलब 2020-21, 2021, प्रीवियस ईयर मतलब 1920, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो 2021 आपने प्रोविजन क्रिएट किया, ये आपने वो स्टार्टिंग स्टेप नंबर 1 में ऐड किया होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन 1920 का जो प्रोविजन था वो आपने इस साल पे किया है, हाँ या ना। तो ये वो अमाउंट है जो आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करते हो, क्योंकि हमें मतलब किससे है, हमें कैश फ्लो से मतलब है ना। जो टैक्स आपने पे किया है वही तो मैं लेस करूंगा। ये तो आपने पे ही नहीं किया, ये तो नेक्स्ट ईयर पे होगा, हाँ या ना। इस साल आपने कौन सा पे किया होगा, इस साल आपने पे किया होगा लास्ट ईयर वाला। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आई आपको, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स की और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है जो हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। यहाँ पे मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि भाई प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल पे होता है, इसीलिए जो आप टैक्स माइनस करते हो कौन सा करते हो, प्रीवियस ईयर वाला, ये वाला 1920 वाला। और करंट ईयर जो आपने प्रोविजन बनाया है वो आपने प्रॉफिट में से इस साल लेस कर दिया, इसीलिए आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था। समझ में आ गया इतनी बात, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो निकालना है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब कि अब आपका कैश फ्लो निकल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपको चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट नहीं किया। सर किया था स्टार्टिंग में, बेटा उसका इफेक्ट आपने नील किया था। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में आपने क्या किया था कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उसका इफेक्ट आपको नील करना है। जैसे कि अगर कोई लॉस था आपने ऐड किया था, क्यों, उसका इफेक्ट नलिफाई करने के लिए। तो इसका इफेक्ट अभी बचा है जो हम करेंगे। लेकिन अब आपका क्या निकल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे निकल गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपने निकाल लिया था, इसमें से आप इनकम टैक्स पे करोगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको करंट ईयर में कुछ भी इनकम टैक्स रिफंड मिला है, क्या मिला है, इनकम टैक्स रिफंड। देखो बहुत आसान है अगर आप उसको ढंग से समझोगे। क्या मिला आपको, इनकम टैक्स रिफंड मिला, बिल्कुल मिला, पैसे मिले, यस और नो। अब इनकम टैक्स रिफंड को भी आपने नलिफाई कर दिया था, मतलब उसका इफेक्ट भी जीरो कर दिया था स्टार्टिंग में। जब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट किया था, वहां पे आपने टैक्स का इफेक्ट नील किया था, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दिया था, इनकम टैक्स रिफंड को माइनस कर दिया था। अब हमें टैक्स का इफेक्ट लेना है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि भाई जो आपने इस साल इनकम टैक्स पे किया उसको लेस किया, और इस साल जो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि पैसा मिला ना, आपको पैसा मिला और इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग आइटम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में मैंने लिखा इनकम टैक्स जितना आपने पे किया माइनस जितना आपको रिफंड मिला उतना आपको माइनस करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने इनकम टैक्स पे किया इस साल 10,000, कितना 10,000, रिफंड मिला 2,000, कितना मिला 2,000। तो या तो अलग अलग करके दिखा दो कि भाई 10,000 पहले माइनस करो और 2,000 प्लस कर दो, या फिर 10,000 माइनस 2,000 सिंपली 8,000 को माइनस कर दो। इक्वल, एक ही तो बात है, हाँ या ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेट ऑफ इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक आइटम बच गई जो आपकी क्या है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फिर आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस और नो। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत आसान था, जैसे अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, जिस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कैश इन्वॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपको बस कंसिडर करना है। मान लो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, पैसा मिला, उसको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, बस, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता ज्यादा, एक दो चीजें गिवन होती है, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान से सुन लो, ये यूज्ड इन क्यों लिखा है ब्रैकेट में। अगर आपका कैश फ्लो जो आपने निकाला, नेट अमाउंट जो आपने ये नेट अमाउंट निकाली वो आ रही है नेगेटिव, माइनस में, तो मैं क्या बोलता हूं, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान था, राइट। तो इसी के साथ हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है। नेगेटिव आएगा तो यूज्ड और अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्रॉम। क्लियर है? A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थे, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वो सेपरेट वीडियो में। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप्स में डाल दो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है और मैंने कोशिश करी है कि उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूं। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सिंप्लीफाई होगा, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वेट किस चीज़ का है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, क्लिक कर देना, साथ में बेल आइकन, क्योंकि जब भी आपको वीडियो आएगी, जब भी इस चैनल में वीडियो आएगी आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।